हेलो एवरीवन, स्वागत करता हूँ आप सबका हमारे यूट्यूब प्लेटफॉर्म मोमेंटम पे। जैसा कि आप सबको पता है, ये जो हमारा प्लेटफॉर्म मोमेंटम है, इट इज़ बेसिकली फॉर द क्लास 9th एंड फॉर द क्लास 10th, एंड दिस इज़ द फर्स्ट लेक्चर फ्रॉम द क्लास 9th। और यहाँ पे हम बायोलॉजी से स्टार्ट करेंगे और पहला चैप्टर यहाँ पे होगा सेल द यूनिट ऑफ लाइफ। तो बेटा, सबसे पहले अगर हम देखें सेल होती क्या है, सेल इज एक्चुअली टर्म्ड एज द बेसिक फंक्शनल एंड स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ लाइफ। अब मैं कहूंगा सेल को ही हम क्यों कहते हैं बेसिक यूनिट एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। देखिए क्या होता है बेटा, लाइफ जो है, लाइफ का जो बुनियादी हिस्सा देखा गया है कि किस में है, वो है सेल में। यानी कि बिलो द लेवल ऑफ सेल नो लाइफ इज पॉसिबल। किसी भी चीज में लाइफ कभी पॉसिबल ही नहीं है सेल के नीचे। सेल खुद बनी होती है बायोमोलिक्यूल्स की, और सेल के एग्रीगेशन से सेल जब आपस में मिल जाती है, कोऑर्डिनेट करती है, तो ये किसी पर्टिकुलर फंक्शन को करती है बॉडी के अंदर। ओके, तो सेल को स्टार्ट करने से पहले हमने सेल के कुछ इवेंट्स को जानना है। सबसे पहले अगर हम सेल की डिस्कवरी के बारे में बात करें बेटा, सेल को डिस्कवर किया था रॉबर्ट हुक ने 1665 में, जब वो ऑब्जर्व कर रहे थे कॉर्क ऑफ एन ओक ट्री। कॉर्क बोले तो आउटर कवरिंग जो होती है किसी भी प्लांट की, किसी भी ट्री की, उसको हम क्या कहते हैं, कॉर्क कहते हैं। और उसकी जो सेल्स होते हैं वो रिप्रेजेंट, वो जो सेल्स थी उसी को हमारा रोबोट हुक ऑब्जर्व कर रहा था कॉर्क की, ओक ट्री की। उसने वहां पे क्या पाया, उसने पाया कुछ वहां पे कंपार्टमेंट लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट है इस कॉर्क में। कंपार्टमेंट लाइक स्ट्रक्चर जो वहां पे थे वो रिजेंबल कर रहे थे विद हनीकॉम्ब, जैसे कि मैंने यहाँ पे देखा है, दिखाया है, यहाँ पे आप देख सकते हैं। ये जो यहाँ पे है, ये है कंपार्टमेंट्स। कंपार्टमेंट्स, यही कंपार्टमेंट रिजेंबल करते हैं विद हनीकॉम्ब। मधुमक्खियों का जो छत्ता होता है उसी के साथ ये रिजेंबल करता था। और इस कंपार्टमेंट को उसने कहा था सेलुला। सेलुला लेटर ऑन चेंज किया गया था इनटू द सेल, ठीक है, इनटू द सेल इसको चेंज किया गया था लेटर ऑन। ओके, तो लेकिन जो डिस्कवरी की थी रॉबर्ट हुक ने एट दैट टाइम, वो एक्चुअल में वो सेल डेड सेल थी, वो लिविंग सेल नहीं थी। अब मैं बोलूंगा कि वो डेड सेल इसलिए थी क्योंकि any cell which have lost the protoplasm is regarded as a dead cell। तो जिस सेल की डिस्कवरी स्टडी कर रहे थे रोबोट हुक, क्योंकि उसमें प्रोटोप्लाज्म प्रेजेंट नहीं था, दैट इज व्हाई इट वाज कंसीडर्ड एज डेड सेल। ओके, उसके बाद एक और साइंटिस्ट आए जिनका नाम था एंटन वॉन लीवेनहॉक। वो भी ऑब्जर्व कर रहे थे कुछ मड वाटर को, ह्यूमन सेमेन को, ब्लड को, वो ऑब्जर्व कर रहे थे अपने माइक्रोस्कोप के अंदर। तो जब वो ऑब्जर्व कर रहे थे, उन्होंने कुछ स्मॉल एनिमल लाइक क्रिएचर्स इनमें पाए, एनिमल लाइक क्रिएचर्स पाए। जैसे कि उसने मड वाटर में पाया थोड़ा सा, उसने बैक्टीरिया, कुछ छोटे छोटे एनिमल लाइक क्रिएचर्स पाए। वो छोटे छोटे एनिमल लाइक क्रिएचर जो थे वो बैक्टीरिया के थे। सेमन में उसने देखे स्पर्म सेल को उसने देखा था। जो वहां पे वो उसने सेल्स देखी थी, उसने उनको एनिमलक्यूल्स नाम दिया था। लेटर ऑन इसी एनिमलक्यूल्स को नाम दिया था सेल, ठीक है, इसी का नाम रखा गया था लेटर ऑन सेल। एंड एंटन वॉन लीवेनहॉक जो थे, he was credited for the discovery of first living cell। Anton von Leeuwenhoek is regarded as credited for the discovery of first living cell। हालांकि पहली सेल जो डिस्कवर की थी वो रोबोट हुक ने की थी, लेकिन पहले लिविंग सेल हमारे एंटन वॉन लीवेनहॉक साहब ने डिस्कवर की थी। ओके, उसके बाद अगर हम एक और साइंटिस्ट की बात करें, रॉबर्ट ब्राउन जो थे, वो ऑब्जर्व कर रहे थे ऑर्चिड रूट सेल्स। ऑर्चिड बिलोंग्स टू द फैमिली ऑफ ऑर्चिडिएसी। Orchid belongs to the family of Orchidaceae। Orchidaceae, Orchidaceae, ठीक है, इसकी जो फैमिली है वो Orchidaceae है। तो इसकी रूट सेल्स को ऑब्जर्व कर रहे थे हमारे रॉबर्ट ब्राउन। उन्होंने क्या पाया, इसकी सेल्स के सेंटर पे एक डेंस स्ट्रक्चर है, एक डेंस स्ट्रक्चर है। इस डेंस स्ट्रक्चर को लेटर ऑन कहा गया है कि ये न्यूक्लियस था। क्या था? न्यूक्लियस। न्यूक्लियस को ही हम कहते हैं एज कमांडिंग यूनिट और द सेंट्रल यूनिट और द ब्रेन ऑफ सेल, यानी कि जिसकी पूरी कमांड रहती है, जो एक कंट्रोल यूनिट रहता है पूरी सेल पे, वो हमारा न्यूक्लियस ही होता है। और इसकी डिस्कवरी किसने की थी?
रोबोट ब्राउन ने। ये सारी टर्म्स आपको याद रखनी है, जितना सारा मैंने आपको डिस्कवरी के रिगार्डिंग यहाँ पे बता दिया आपको याद रखना है, क्योंकि ये आपके ऑब्जेक्टिव्स में पूछा जा सकता है, आपके एग्जाम्स में और कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में भी इससे पूछा जा सकता है कोई सवाल। ओके, तो आप इसका एक स्क्रीनशॉट लीजिए, हम तब तक फिर हम आगे जाएंगे। ओके, तो उसके बाद क्या हुआ, 1838 में एक बॉटनिस्ट आए, एक जर्मन बॉटनिस्ट आए जिनका नाम था शील्डन। शील्डन ने एक स्टेटमेंट दिया था। बॉटनिस्ट हम कहते हैं जो कि प्लांट्स को स्टडी करते हैं। मैंने कहा हम बिल्कुल बेसिक से पढ़ेंगे तो आपको कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, हम बायो में जरूर चैंपियन बन जाएंगे, अपने नीट लेवल पे प्रिपेयर करेंगे। आप सबसे रिक्वेस्ट है थोड़ा सपोर्ट दीजिएगा ताकि हम बहुत अच्छे से सब कुछ कर पाए। ओके, क्या मैं कह रहा था, 1838 में एक जर्मन बॉटनिस्ट आए जिनका नाम था शील्डन। उन्होंने स्टेटमेंट क्या दिया था, ऑल प्लांट्स आर मेड अप ऑफ डिफरेंट काइंड ऑफ सेल्स। जितने सारे भी प्लांट्स आते हैं वो बने हैं डिफरेंट डिफरेंट सेल्स के। उसके बाद 1839 में बिल्कुल एक साल के बाद एक ब्रिटिश जोलॉजिस्ट आए, यानी कि जो एनिमल्स को स्टडी करता है उसको हम जोलॉजिस्ट कहते हैं। एक ब्रिटिश जोलॉजिस्ट आए, उन्होंने डिफरेंट टाइप ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल सेल्स को स्टडी किया था और कुछ स्टेटमेंट्स अपने उन्होंने रखे थे। सबसे पहले स्टेटमेंट उन्होंने क्या रखा था, उन्होंने कहा था ऑल एनिमल्स आर मेड अप ऑफ सेल्स। जितने सारे एनिमल्स होते हैं ये बने होते हैं सेल्स के। किस चीज के बने होते बेटा, सेल्स के बने होते हैं। दूसरा स्टेटमेंट उन्होंने क्या कहा, ऑल सेल्स हैव लिमिटिंग मेम्ब्रेन नोन एज ए प्लाज्मा मेम्ब्रेन। हर किसी सेल की एक लिमिटिंग बाउंड्री होती है, एक कवरिंग होती है, जिसको हम क्या कहते हैं, आज की भाषा में उसको हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन कहते हैं या जिसको हम सेल मेम्ब्रेन कहते हैं। ठीक है, एक और स्टेटमेंट उन्होंने कहा था, प्लांट्स के पास एक यूनिक फीचर है, एक स्पेशलाइज्ड फीचर है। वो क्या है, इसके पास एक एक्स्ट्रा कवरिंग होती है। उस एक्स्ट्रा कवरिंग को हम क्या कहते हैं, उस एक्स्ट्रा कवरिंग को हम सेल वॉल कहते हैं। अगर हम देखिए, प्लांट्स के पास सेल वॉल प्रेजेंट होता है, फंगी के पास सेल वॉल प्रेजेंट होता है, बैक्टीरिया के पास सेल वॉल प्रेजेंट होता है, लेकिन एनिमल सेल के पास सेल वॉल एब्सेंट होता है बेटा। ओके, उसके बाद 1839 में बिल्कुल इसी साल में ये दोनों साइंटिस्ट इकट्ठे एक हम कह सकते हैं एक थ्योरी दी थी जिसका नाम है सेल थ्योरी। शील्डन और शिवा ने इकट्ठे एक थ्योरी दी थी जिसका नाम है बेटा सेल थ्योरी। इस सेल थ्योरी के अपने कुछ पोस्टुलेट्स है। सबसे पहले क्या है, ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म आर मेड अप ऑफ सेल्स एंड सेल प्रोडक्ट्स। जितने सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं वो बने हैं सेल्स के और सेल के प्रोडक्ट्स के। दूसरी बात क्या है, दूसरी बात इन्होंने कहा था कि सेल इज बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। लाइफ का जो बेसिक यूनिट है, लाइफ का जो बुनियादी हिस्सा रहता है वो यही सेल ही है। इसके बाद उन्होंने कहा था लाइफ कैन नॉट एग्जिस्ट बिलो द लेवल ऑफ सेल। एग्जैक्टली जो मैंने आपको अभी कहा था, लाइफ जो है बिलो द लेवल ऑफ सेल लाइफ कैन नॉट एग्जिस्ट, मैंने आपको पहले ही कहा था इसके रिगार्डिंग। ओके, ऑल एक्टिविटीज आर ड्यू टू इंटरेक्शन ऑफ सेल्स। जितने सारी भी एक्टिविटीज एक लिविंग ऑर्गेनिज्म में होती है, एक लिविंग सिस्टम में होती है, these interaction are just because of these activities are just because of the interaction of different type of cells. Okay, लेकिन बेटा इनसे एक लेटर ऑन सवाल कहा गया था कि how cells are formed, सेल्स कैसे बनती है। इन्होंने वहां से जवाब दिया था डी नोवो सिंथेसिस, यानी कि सेल्स खुद ही बनती है। लेकिन एट दैट टाइम दिस आंसर वाज नॉट सेटिस्फाइंग नंबर ऑफ साइंटिस्ट, सो इसलिए इस थ्योरी को एक्सेप्ट नहीं किया गया। तो उसके बाद एक नई साइंटिस्ट आए जिनका नाम था रोडॉल्फ विर्चो। उन्होंने एक नई थ्योरी दी थी, एक नई सेल थ्योरी दी थी और अपने पोस्टुलेट रखे थे। आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, हम आपको एक रोडॉल्फ विर्चो की थ्योरी बताते हैं। ओके बेटा, तो दिस इज द फाइनल वर्जन ऑफ द सेल थ्योरी जो कि दिया था हमारे रोडॉल्फ विर्चो ने इन 1855। एंड उनके कंसेप्ट को कहा जाता है सेल लीनिएज थ्योरी। उनका कंसेप्ट क्या कहता है, उनका कंसेप्ट कहता है ओमनिस सेलुला ए सेलुला। मैं आपको एक बार फिर से दोहराना चाहता हूं, ये जो हमारा सेल लीनिएज थ्योरी है, इट इज एक्चुअली द मॉडरेट व्यू टू द प्रीवियस सेल थ्योरी। जो हमारी सेल थ्योरी दी थी शील्डन एंड शिवान साहब ने, तो उसी का एक अपडेटेड वर्जन दिया था हमारे रोडॉल्फ विर्चो ने। ये क्या कहती है, ओमनिस सेलुला ए सेलुला, यानी कि हमारी जो सेल्स है ये बनती है फ्रॉम द प्री एग्जिस्टिंग सेल्स। न्यू सेल्स आर फॉर्मड फ्रॉम द प्री एग्जिस्टिंग सेल्स। पुरानी सेल्स से हमारी नई सेल्स बन जाती है। ओके, इसके कुछ फाइनल स्टेटमेंट्स क्या है। सबसे पहले अगर आप यहाँ पे देखेंगे, ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म आर मेड अप ऑफ सेल्स एंड सेल प्रोडक्ट्स। जितने भी सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म है ये बने हैं सेल्स के और सेल के प्रोडक्ट्स के। दूसरा स्टेटमेंट क्या कहता है, लाइफ एग्जिस्ट इन सेल्स ओनली। लाइफ जो है ये खाली सेल्स में एग्जिस्ट करती है, यानी कि बिलो द लेवल ऑफ सेल
किसी भी चीज में लाइफ एग्जिस्ट नहीं करती। सेल्स वेरी इन स्ट्रक्चर एंड द फंक्शन, सेल का जो स्ट्रक्चर होता है ये वेरी करता है, फंक्शन जो होता है वेरी करता है। कोई सेल पर्टिकुलरली किसी फंक्शन के लिए बनी होती है और इनका जो स्ट्रक्चर है वेरी करता है फ्रॉम वन ऑर्गेनिज्म टू द अनदर ऑर्गेनिज्म, ठीक है, ओके। उसके बाद सेल जो बनती है ये बनती है फ्रॉम द प्री एग्जिस्टिंग सेल्स। ऑल फंक्शंस इन ऑर्गेनिज्म आर ड्यू टू सेल, जितने भी सारे फंक्शंस लिविंग ऑर्गेनिज्म में होते हैं these functions are because of the coordinated or the interaction of the cell, okay। अब आते हैं सेल बायोलॉजी। सेल बायोलॉजी क्या होता है? सेल बायोलॉजी होता है स्टडी ऑफ द सेल विद द लाइट माइक्रोस्कोप, एंड सेल साइटोलॉजी इज द स्टडी ऑफ सेल बाय द इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। हमारे जो फादर है सेल बायोलॉजी के वो है रॉबर्ट हुक, एंड द मॉडर्न फादर ऑफ द सेल बायोलॉजी इज द जॉर्ज पलेट, ओके। अब हम आते हैं आगे, ओके। ना आप देख सकते हैं मैंने कहा कि सेल का जो शेप है ये वेरी कर सकता है फ्रॉम द सेल टू सेल, फ्रॉम लिविंग ऑर्गेनिज्म टू लिविंग ऑर्गेनिज्म। इसका शेप जो है सेल का वो वेरी कर सकता है। इसी के साथ साथ सेल का जो साइज है ये भी वेरी कर सकता है। बेटा ये कंसेप्ट जो है आपकी 11th में है, आपके नीट में भी ये इंपॉर्टेंट है, तो अगर आप इसको याद रखना चाहते हैं अभी अच्छी बात है, नहीं रखना चाहते हैं याद तो कोई मसला इसमें नहीं है, तो रखेंगे याद तो बहुत अच्छी बात है। तो मैं क्या बोल रहा था, इसकी जो साइज है वो भी वैरी करता है। फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें माइकोप्लाज्मा के बारे में या पीपीएलओ जिसको हम प्लूरो नमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म कहते हैं, इसका जो साइज है ये वेरी करता है फ्रॉम 0.1 टू 0.3 नैनोमीटर, ठीक है बेटा, 0.1 टू 0.3 नैनोमीटर। उसके बाद अगर हम एक बैक्टीरियल सेल की बात करें, इसका जो साइज देखा गया है इट इज जनरली 3.5 नैनोमीटर। उसके बाद अगर हम आरबीसी यानी कि रेड ब्लड सेल्स की बात करें बेटा, इसका जो साइज देखा गया है इट इज 7 नैनोमीटर। उसके बाद अगर हम एक यूकैरियोटिक सेल की बात करें, यूकैरियोटिक सेल क्या होता है हम अभी लेटर और डिस्कस करेंगे आने वाले कुछ टाइम में। तो यूकैरियोटिक सेल में क्या हो, ये जो साइज है इट वेरीज फ्रॉम 10 टू 20 नैनोमीटर। उसके बाद अगर हम देखें हमारे पास जो सबसे लार्जेस्ट सेल पाई जाती है लिविंग पूरे वर्ल्ड में, जो सबसे लार्जेस्ट आइसोलेटेड सेल पाई जाती है बेटा वो है हमारी ऑस्ट्रिच एग सेल, ठीक है बेटा। Ostrich egg cell is the largest isolated cell and the mycoplasmal cell is the smallest cell in whole among all cells, ठीक है। तो ये था हमारा कंसेप्ट रिलेटेड टू द सेल वेरिएशन। अब हम आते हैं बेटा टाइप्स ऑफ सेल्स यानी कि प्रोकैरियोटिक एंड द यूकैरियोटिक सेल के बारे में, ओके। ओके बेटा, ओके बेटा, अब आते हैं हम टाइप्स ऑफ सेल्स के बारे में बात करते हैं। टाइप्स ऑफ सेल्स में हमने बात करनी है प्रोकैरियोटिक एंड द यूकैरियोटिक सेल के बारे में। सबसे पहले अगर हम देखिए प्रोकैरियोटिक सेल के बारे में, द टर्म प्रोकैरियोटिक सेल इज डिराइव्ड फ्रॉम द कॉम्बिनेशन ऑफ टू ग्रीक टर्म्स, दैट इज द प्रो एंड कैरियन। प्रो मीन्स प्रिमिटिव और ओल्ड एंड कैरियन मीन्स न्यूक्लियस, यानी कि यहाँ पे जो सेल्स होती है दे हैव गॉट द प्रिमिटिव और द ओल्ड टाइप ऑफ न्यूक्लियस। व्हाट डू यू मीन बाय द प्रिमिटिव और ओल्ड टाइप ऑफ न्यूक्लियस? इसमें अगर मैं इस तरीके से कहूंगा इसमें एडवांस्ड न्यूक्लियस नहीं है। सबसे पहली जो सेल बनी थी वो प्रोकैरियोटिक सेल ही थी बेटा। तो इस वजह से मैं कहता हूं ये एक प्रिमिटिव टाइप ऑफ सेल है। और इसमें एक और रीजन है, इसमें एडवांसमेंट्स कम है। क्या एडवांसमेंट्स कम है? इसमें जो न्यूक्लियस होता है इट इज नॉट कवर्ड बाय एनी मेम्ब्रेन, दैट इज व्हाई इट इज द सेल व्हिच इज प्रिमिटिव टाइप, ओके। तो यहाँ पे मैंने क्या कहा, सेल विद प्रिमिटिव टाइप ऑफ न्यूक्लियस। यहाँ पे प्रोकैरियोटिक सेल में क्या होता है, सेल के पास एक प्रिमिटिव टाइप ऑफ न्यूक्लियस प्रेजेंट रहता है बेटा। उसके बाद यहाँ पे न्यूक्लियर मेम्ब्रेन बिल्कुल एब्सेंट रहती है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन इज नॉट प्रेजेंट, ठीक है। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रेजेंट यहाँ पे नहीं रहती है। जो ऑर्गेनिज्म बनता है प्रोकैरियोटिक सेल से, उस ऑर्गेनिज्म को हम कहते हैं बेटा प्रोकैरियोट। क्या कहते हैं? प्रोकैरियोट organism. The organism formed from the prokaryotic cell is termed as a prokaryote. Okay, यहाँ पे जेनेटिक मटेरियल या मैं कहूंगा डीएनए जो यहाँ पे होता है वो नेकेड होता है। नेकेड क्यों होता है? क्योंकि यहाँ पे एब्सेंस होती है एक स्पेशल प्रोटीन की जिसको हम कहते हैं हिस्टोन प्रोटीन्स। हिस्टोन प्रोटीन्स आर द प्रोटीन्स दैट कॉइल द जेनेटिक मटेरियल दैट कॉइल द डीएनए। क्योंकि वो यहाँ पे एब्सेंट होता है दैट इज व्हाई यहाँ पे क्या होता है, ये डीएनए नेकेड रहता है। तो मैं कहूंगा यहाँ पे नॉन हिस्टोन प्रोटीन्स प्रेजेंट होते हैं।
यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स मैंने मेंशन की है, जैसे कि बैक्टीरिया दैट इज बिलोंगिंग टू द किंगडम मोनेरा, बैक्टीरिया यहाँ पे आता है, आर्ची बैक्टीरिया यहाँ पे आता है, माइकोप्लाज्मा यहाँ पे आता है, और हमारा बिलो ग्रीन यहाँ पे बिलो ग्रीन अलगे भी यहाँ पे आता है बेटा। ओके, इसको आप बिलो ग्रीन अलगे, आप बिलो ग्रीन अलगे को आप साइनोबैक्टीरिया भी कहते हैं। उसके बाद अगर हम यूकैरियोटिक सेल के बारे में बात करें, द टर्म यूकैरियोटिक इज derived from the combination of two terms, that is from the U and from the carrion. Okay, U stands for the true and the carrion stands for the nucleus. तो मैंने क्यों कहा यहाँ पे ट्रू न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है? ट्रू न्यूक्लियस इसलिए प्रेजेंट होता है बेटा क्योंकि यहाँ पे न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो होती है, न्यूक्लियस के बाहर कवरिंग होती है, उसी को हम न्यूक्लियर मेम्ब्रेन कहते हैं, वो यहाँ पे प्रेजेंट होती है। That is why the nucleus is termed as a true nucleus or the eukaryotic nucleus. The organism formed from the eukaryotic cell is termed as a eukaryote. ठीक है, यहाँ पे जेनेटिक मटेरियल कवर्ड होता है क्योंकि यहाँ पे हिस्टोन प्रोटीन्स प्रेजेंट होते हैं, दैट कॉइल इज द जेनेटिक मटेरियल। ओके, द examples, main examples here are the protista, fungi, plantae and animalia. यहाँ पे plantae आता है, यहाँ पे fungi आता है, यहाँ पे protista आता है, यहाँ पे animalia आता है, ये सारे example आते हैं हमारी eukaryotic cell के। तो this is the description, this is the brief introduction towards the prokaryotic and the eukaryotic cell. I hope यहाँ तक आपको समझ आ चुका होगा।